प्रभावित हुए थे और उन 22 जिलों में 2.5 करोड़ की आबादी प्रभावित हुई थी। 2008 में आकर के कोसी की त्रासदी हुई थी और इसके बाद अनेक वर्षों में बाढ़। अगर हाल के वर्षों को देखें तो 2016 में गंगा नदी के दोनों किनारे वाले जिलों में बाढ़ की स्थिति, 2017 में फिर फ्लैश फ्लड, 2018 में सूखे की स्थिति और 2018 में हम लोगों के 534 प्रखंड में से 280 प्रखंड सूखा से प्रभावित हुआ। और जब 19 आया तो हमने उस समय भी कहा था कि आज इस बार की भी स्थिति ठीक नहीं रहेगी और जुलाई के शुरू में ही पहले फ्लड आया, उसके बाद सूखे की स्थिति और अंत में सितंबर के अंतिम सप्ताह में फिर से भीषण वर्षा हुई और उसके चलते अनेक जिले प्रभावित हुए 3 बार। और हम पहले से लोगों के बीच में इस बात को कह रहे हैं कि पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हम लोगों को ध्यान देना होगा और इसके लिए जो भी संभव है हम लोगों को प्रयास करना है। और आपको हम बता दें कि जो स्थिति थी जून महीने में ही एक कार्यक्रम में हमने कहा कि बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के सभी माननीय सदस्यों के साथ हम बैठक करना चाहते हैं और जो ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है और जिससे बहुत भयंकर संकट की स्थिति हम लोग झेलने वाले हैं, इसके लिए हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। और 13 जुलाई को वो बैठक हुई और साथ सोच लीजिए पटना में बिहार विधानमंडल का जो सेंट्रल हॉल है उसमें 8 घंटा की चर्चा हम लोगों ने की और उस साल भीषण वर्षा भी हो रही। और उसके बाद हम लोगों ने सब लोगों ने मिलकर के ये तय किया कि जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है इसमें सुधार लाने के लिए हम लोगों को प्रयास करना। और उसके लिए उसी दिन हमने घोषणा की थी कि जल जीवन हरियाली अभियान चलाएंगे। जल डैश जीवन डैश हरियाली और इसका नामकरण जल जीवन हरियाली अभियान हम लोगों ने इसलिए किया है कि भाई जल और हरियाली के बीच में जीवन है। अगर जल है, पानी है और हरियाली है तभी जीवन है। मनुष्य का जीवन है, जीव जंतुओं का भी जीवन है, पशु पक्षियों का जीवन है। इसलिए जल और हरियाली की रक्षा हम लोगों को करनी होगी और इसलिए अभियान चलाया, शुरू किया। और आप जान लीजिए 3 साल के अंदर 24,000 करोड़ रुपया खर्च करके बिहार में जो जलवायु परिवर्तन है उसमें सुधार लाएंगे और इसके लिए काम की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। एक हिस्सा इस साल के लिए काम करने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी, कई जगहों पर काम भी हो रहा, प्रारंभ हो रहा और हम कुछ दिनों के बाद पूरे बिहार में जल जीवन हरियाली यात्रा पर निकलेंगे और जो भी काम हो रहा हम आपको बता देना चाहते हैं। अन्य बातों की चर्चा करने के साथ साथ इस बात की जानकारी देना बहुत जरूरी है जो हम लोग यहाँ पर काम करने वाले हैं। 11 इसके अवयव हैं। पूरे बिहार में सार्वजनिक पोखर, तालाब, आहर, पईन अगर उस पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो उसको देख करके उसको कब्जा से मुक्त कराएंगे। सार्वजनिक पोखर, तालाब, आहर, पईन का जीर्णोद्धार कराएंगे। तीसरा, जितने सार्वजनिक कुएं हैं उनका जीर्णोद्धार कराएंगे और सार्वजनिक कुआं, चापाकल, नलकूप के किनारे सोख्ता का निर्माण कराएंगे। उसका जो इस्तेमाल करिएगा, जो पानी बचेगा सोख्ता के माध्यम से धरती के नीचे जाएगा। ये चौथा काम। और छोटी नदियों, जंगल, पहाड़ी क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए चेक डैम का निर्माण करेंगे और उस तरह की अन्य संरचनाओं का निर्माण करेंगे। और फिर दक्षिण बिहार में और खास करके गया, जो ऐतिहासिक भूमि है, सबको मालूम है गया और बोध गया, वो ज्ञान की भूमि और निर्वाण की भूमि। उसमें पानी का संकट होता है, भूजल स्तर इतना नीचे गया
कि हम लोग वहां तक गंगा नदी से जल पहुंचाएंगे। जो बरसात का दिन है उस समय का 4 महीने में जल वहां ले जाएंगे ताकि सालों भर उनको पानी मिलने में दिक्कत नहीं हो। यह भी उसका अंग होगा। और इसके अलावे जितने हमारे सरकारी भवन हैं उसके ऊपर छत वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सरकारी मकान में शुरू कर वर्षापात होता है, छत के ऊपर जो पानी आता है उस पानी को फिर धरती के नीचे पहुंचाएंगे, जल संरक्षण करेंगे। ये जो पानी का भूजल स्तर ऊंचा हो रहा है, हमने देखा पूरे बिहार में, दक्षिण बिहार में तो नीचे जा ही रहा था। और जब उत्तर बिहार में दरभंगा के बारे में हमको मालूम हुआ इस बार कि वहां का भी भूजल स्तर नीचे जा रहा है, मेरी चिंता बढ़ गई। और तभी हमने कहा कि जब तक हम जल का संरक्षण नहीं करेंगे इसका कोई उपाय नहीं। और तब इतना बड़ा अभियान चलाने वाले हैं और इस पर काम शुरू होने वाला। इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो छत पर वर्षा होगी उसका जल संरक्षण करेंगे, जल संचयन करेंगे। और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, आप जान लीजिए झारखंड अलग हो गया, बिहार में जंगल और पूरा का पूरा आप कह सकते हैं हरित आवरण मिलाकर के, पेड़ पौधा को मिलाकर मात्र 9% था। हम लोगों ने हरियाली मिशन की शुरुआत की, 24 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा, 19 करोड़ पौधा रोपण किया। और अब हरियाली की स्थिति बढ़कर हो गई है 15%। और अब हम लोगों ने और आगे इसको बढ़ाना चाहा, 8 करोड़ और पौधा रोपण करेंगे, 17% तक कम से कम ले जाना चाहते। इसके लिए काम, और वह भी हमारे जल जीवन हरियाली अभियान का हिस्सा बनने वाला। और इसके लिए काम शुरू हो गया और इस वर्ष अब तक 1 करोड़ वृक्षारोपण, 1 करोड़ से ज्यादा वृक्षारोपण कर चुके। तो ये काम होगा। और उसके बाद एक चीज जो आप सब लोगों को बता रहे हैं वो है भाई मौसम के अनुकूल फसल चक्र। जिस तरह का मौसम में बदलाव आ रहा है उसके अनुरूप कौन सा पौधा लगाना, इसके बारे में यहाँ पर थोड़ी देर के लिए प्रदर्शनी किया गया है, लोगों को तरह तरह से बताया जाता है। उस तरह से पूरे बिहार में किस इलाके में कौन कौन फसल लगाने से लोगों को लाभ होने वाला है। अब मान लीजिए धान और गेहूं पर लोग हैं, समय पर वर्षा नहीं हो रही, बाद में जम करके पानी पड़ रहा, बर्बाद हो जा रहा, तो हम लोग पूरे बिहार में इसके लिए आकलन करवा रहे हैं। और किस इलाके में कौन सा फसल चक्र होना चाहिए, 2 बार या 3 बार। मक्का का फसल तो बहुत अच्छा हो रहा है पूरे बिहार में, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके अलावे और कौन कौन फसल होगा, तो फसल चक्र के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर तो हर घर बिजली पहुंचा दिया। 7 निश्चय में हमने कहा था हर घर बिजली पहुंचाएंगे, 2018 के दिसंबर तक पहुंचाना था, अक्टूबर 2018 तक ही काम पूरा कर दिए। जितने इच्छुक परिवार हैं सबको हर घर में बिजली का कनेक्शन दे दिए। और इस साल के अंत में जो इच्छुक किसान हैं, अब जुलाई तक जिन लोगों ने एप्लीकेशन दिया, दरखास्त दिया, उनके खेत के लिए भी हम लोग बिजली की आपूर्ति करने जा रहे हैं, उनको कनेक्शन देने जा रहे हैं। और इसके बाद जो कोई भी एप्लीकेशन दे रहे हैं अगस्त महीने से अगले साल कर देंगे। लेकिन इस साल का लक्ष्य जितने जर्जर तार हैं उनको बदल देंगे। तो भाई बिजली के क्षेत्र में इतना काम, पटना शहर की स्थिति खराब थी, कौन नहीं जानता था मधुबनी की क्या स्थिति थी, दरभंगा की क्या स्थिति थी, हर जगह की क्या स्थिति थी। गांव की बात तो भूल जाइए, अब हर जगह बिजली पहुंचा दिया हम लोगों ने। अब बिजली पहुंचाने के बाद अब हम लोगों को कहना चाहते हैं कि भाई हमने तो बिजली पहुंचा दिया, लेकिन ये कौन बिजली, कोयले की जरूरत होती है और धरती पर कोयला की सीमा है। एक समय आएगा जब धरती पर का सारा कोयला खत्म हो जाएगा, तो फिर ये बिजली जो आपके यहाँ पहुंच रही है वो बिजली का पहुंचना बंद हो जाएगा, अपने देश में नहीं पूरे दुनिया में। तो इसलिए कौन सी ऊर्जा अक्षय है,
तो सूर्य भगवान के ऊपर ही सब कुछ है पृथ्वी में। आप पूजा भी कितना बढ़िया से करते हैं छठ में, तब भूलिएगा मत, जो भी शक्ति है सूर्य में, और जो सौर ऊर्जा वही असली ऊर्जा है, वही अक्षय ऊर्जा है। अब हर घर बिजली पहुंचाने के बाद सरकारी बंगलों में से लेकर शुरू करने जा रहे हैं सोलर प्लेट लगा करके, कि अब उसकी बिजली को भी जानिए। हमको मालूम था पहले बिजली नहीं पहुंचाएंगे तो कोई मेरी बात नहीं सुनेगा, अब चूंकि बिजली पहुंचा दिया है तब लोगों को समझाएंगे कि इस बिजली का उपयोग तो करिए लेकिन हिसाब से करिए। ऐसा नहीं हो कि बिना वजह बिजली जलता रहे। आज हमने देखा, हम क्या बताएं आपको, इतना काम करने के बाद आज हम रात में मधेपुरा में थे और सुबह में देर तक हमने देखा कि मधेपुरा में रोड का बिजली जल रहा है। तो हमने खबर करवाया तुरंत कलेक्टर को कि कोई देखता है कि नहीं देखता है, कि भोर होने के बाद ही बिजली, सवेरा होने के बाद बिजली जलता रहेगा। उसी तरह से हम लोगों को कहते हैं कि बिजली जरूरत के मुताबिक ही खर्च कीजिए। ऐसा नहीं हो कि बिजली को जलते हुए छोड़ दीजिए। बिजली का उपयोग जरूरत के मुताबिक भी करना चाहिए। और दूसरी चीज, धीरे धीरे सौर ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा तक हम लोग ले जाएंगे। तो इसको भी जल जीवन हरियाली अभियान का हम लोगों ने हिस्सा बनाया। और इसके अलावे जो भी काम, इधर तो नहीं लेकिन कई जगहों पर फसल अवशेष में लोग, जिसको पंजाब हरियाणा में पराली कहते हैं, पुआल में आग लगा देता है। आप जानते हैं उससे कितना ज्यादा पर्यावरण पर कष्ट संकट उत्पन्न हो रहा। तो उस अभियान को भी हम लोग चलवा रहे हैं कि भाई फसल अवशेष में आग मत लगाइए। ये पूरे पर्यावरण को भी बिगाड़ रहा है और इसके साथ साथ आपके धरती की मिट्टी को भी बेकार कर देगा। तो ये सब काम इस अभियान का हिस्सा होगा। हम पूरे जगह पर हर जगह जाएंगे और अभी कई क्षेत्रों के लिए काम की शुरुआत की जा रही है और की जा चुकी है। आप पहुंचा रहे हैं हर घर नल का जल। ये जान लीजिए अगला साल चुनाव होने वाला, उसके पहले पहुंचा दीजिए सब जगह। अब हर घर नल का जल पहुंचा रहे हैं। अब पानी का भी इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से करना चाहिए, अनावश्यक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये पीने का पानी दे रहे हैं, शौचालय बन जाए, पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल गया तो जितनी बीमारी है 90% बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। ये हम सब लोगों के बीच में कहते हैं। तो जो नल का जल मिले उसका इस्तेमाल पीने के लिए करिएगा, बिना मतलब का उसका दुरुपयोग मत करिएगा। क्योंकि जब दुरुपयोग करिएगा तो जमीन के नीचे भूजल का जो स्तर है वो और नीचे चला जाएगा और दुनिया के कई जगहों पर भूजल स्तर खत्म हो गया है। ये जरा जान लीजिए, ये अच्छी तरह लोगों को जान लेना चाहिए, इसलिए उसका इस्तेमाल करें। वह भी हम लोग इसलिए सार्वजनिक स्तर पर बना देंगे। हर चापाकल को भी जो सार्वजनिक स्तर पर है उसको भी हम लोग दुरुस्त करते रहेंगे और सोख्ता का निर्माण भी करवा रहे हैं। तो ये सब काम जरूरत के मुताबिक। और जितना पोखर, आप बताइए कितना पोखर था, और खास करके मिथिला के इलाके में तो और ज्यादा, सारे बिहार में अब पोखर की संख्या कम हो गई, लोग कब्जा कर लेता है। अब सबको कब्जा से मुक्त कराएंगे और सबको ये सब काम करेंगे हम लोग। तो एक एक चीज के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये सब प्रयास करेंगे। तो पिछली बार जब यहां पर आए तो जो यहाँ के बारे में मालूम हो गया कि भाई ज्यादा दूर नहीं है, कोसी नदी है, बांध पीछे है, इसके आगे अगर रिंग बांध नहीं बनेगा तो हमेशा ये लोग बाढ़ से प्रभावित होते रहेंगे। इसलिए हम लोगों ने ये तय कर दिया और जानकारी ले ली। आज इस विषय पर पूरा का पूरा यहाँ के लिए, आप लोगों के लिए काम होने जा रहा है। पश्चिमी कोसी तटबंध तथा कोसी नदी के बीच बसे लोगों को बाढ़ से सुरक्षा के उद्देश्य से
सिकरहट्टा मझारी निम्न बांध को, यानी वही रिंग बांध को परसोनी से महिसा ग्राम तक 4.60 किलोमीटर की लंबाई में विस्तारीकरण एवं तटबंध के ऊपर बिटुमिनस सड़क का निर्माण 1500 मीटर की लंबाई में रिवेटमेंट के साथ 48 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से कराया जाएगा और यह काम मार्च 2021 तक पूरा हो जाएगा। और इसके लिए जल संसाधन विभाग ने योजना बना ली है और उसकी मंजूरी के लिए अगले कैबिनेट में ये प्रस्ताव लाने वाले हैं और वो हो जाएगा, टेंडर हो जाएगा, उसका काम हो जाएगा। और जब काम हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, तो आप सब लोग नजर रखिएगा ताकि काम बढ़िया से हो और काम समय पर पूरा हो जाए। हम आप लोगों को भी जिम्मेदारी देंगे, हमको तो भूलिए मत, हम बताते नहीं है कभी कभी, हम खुद जाकर के हम देखते हैं कि काम ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा। कई जगह पर जाते हैं, जब यहाँ हमको आप लोगों ने याद कराया और ऊपर से भी हम सब आज भी देख लिए, ये बहुत अच्छे ढंग से बन जाएगा और जो आप लोगों की समस्या थी उसका समाधान हो जाएगा। अब इसके अलावे बहुत और भी काम जो अभी जो इन लोगों ने बना दिया, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना में जो बीच बीच में छूटा हुआ था, गैप था, उसके चलते पूरा वो प्रभावी नहीं हो पा रहा था। आप उसके बीच बीच में जितना 7 जगह की कमी थी, उन 7 जगहों पर काम पूरा करने के लिए उस योजना का शिलान्यास करवा दिया है। वो काम पूरा हो जाएगा तो पूरा आपका जो पश्चिमी कोसी नहर है उसका काम पूरे तौर पर हो जाएगा। 7 योजना है और लागत राशि है 64 करोड़ 43 लाख रुपया। उसका ये लोग काम कर रहे हैं। मैं जल संसाधन विभाग को इसके लिए बधाई देता हूँ और आप ही के यहाँ के जल संसाधन मंत्री, अब इनका काम है देखना, देखते रहिए, सबका देखिए, पूरे बिहार का देखिए, लेकिन अपना जिला है तो विशेष तौर पर देखते रहिएगा, तेजी से इसका काम कराते रहिए। आज खुला करके शिलान्यास करा दिए। और आज आप जान लीजिए, भूथी कलार बलान के बाएं तटबंध को 6.6 किलोमीटर की लंबाई में विस्तारित करते हुए घोगरडीहा निर्मली लिंक रोड तक जोड़ा जाएगा और इसके लिए 48 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत आएगी। इससे इस विस्तारीकरण से फुलपरास एवं घोगरडीहा प्रखंड के 56 गांवों के लोग भूथी बलान नदी के फ्लैश फ्लड से निजात मिल जाएगा। तो हम भाई मंगनीलाल मंडल जी को कह देते हैं कि ये भी काम हो रहा है, ये जान लीजिए। 56 गांव, ये जो भूथी बलान में, ये बलान में एक जगह जो है 56 गांव को फायदा मिलने वाला है, जो प्रभावित होने वाला। आज भी हम उसको ऊपर से देख दाख करके आए और ये भी काम की स्वीकृति का ये प्रस्ताव ला रहे हैं, वो भी काम की शुरुआत हो जाएगी। और तीसरा चीज हम यहाँ के माध्यम से बता देना चाहते हैं, जो काम कमला तटबंध का स्थिति था, जो कमला नदी का जो हुआ, हम तो जयनगर से देखते हुए आज भी देखे हैं। एक तरफ उसके बाएं तरफ 2 जगह बांध टूटा और दाहिनी तरफ 6 जगह बांध टूटा। ये सब हम देख करके आए। 13 तारीख को तो पटना में उतनी बड़ी मीटिंग और उसके बाद हुआ तो 14 या 15 को हम आकर के देख गए। खबर मिली लोगों की किस तरह से लोग फंसे हुए हैं। और ये मोबाइल पर आजकल सब फोटो लेकर तुरंत भेज देता है, तो मोबाइल पर से ही मिल गया। हमको संजय झा दिखा रहे थे, हमने कहा कि चल के तुरंत देखेंगे। और वहां पर जब हम ऊपर से देख रहे थे, पानी जा रहा था, नीचे हमारे अभी के कलेक्टर हैं, वो मौजूद थे ताकि लोगों को वहां पर से निकाला जाए। ये सब काम हुआ है और आज हमें खुशी है कि वहां के जो गांव नरवार गांव है, वहां के 31 परिवारों के घर क्षतिग्रस्त हो गए थे और 51 लाभुकों को 5 डिसमिल की दर से सरकारी जमीन दी गई है। आज उनको यहाँ कुछ लोगों को बुलाए हुए भी थे और इन्होंने डीएम साहब ने ये काम भी करवा दिया है और इसके बाद बहुत जल्दी उनको
भवन के निर्माण के लिए वो पैसा भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। हमने 3 दिन 4 दिन पहले ही इसके बारे में चर्चा कर लिया। हमारे आपदा प्रबंधन विभाग के जो मंत्री जी हैं वो भी यही के। ये कोई मामूली बात है? जरा बताइए। ये दोनों आप ही के, सिंचाई वाले भी आप ही के, आपदा प्रबंधन वाले भी आप ही के। तो जल्दी से जल्दी सब काम करवाएंगे। हम तो अपनी तरफ से लोगों को इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं। तो चारों तरफ से इन सब चीजों के बारे में और जो कुछ भी है, जो हम लोगों ने कमला नदी के तटबंध का हालत देखा है, उसके जीर्णोद्धार का काम तो सिंचाई विभाग के द्वारा किया ही जाएगा। और उसके जीर्णोद्धार में जितनी जगह पर है उसको में लगभग 88 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत आएगी। और अगले साल बाढ़ के पूर्व 2020 तक वो काम तो पूरा मरम्मत का कर देंगे। लेकिन सिर्फ उससे काम नहीं चलने वाला। अब स्थिति यह है कि हमारे जल संसाधन विभाग के मंत्री और सचिव सब लोगों ने अभी बताया होगा, जितना ज्यादा कमला नदी से जितना पानी का डिस्चार्ज हुआ, जो हमने खुद देखा है जयनगर के पास से, और इतना डिस्चार्ज अब हो गया है कि उसको ध्यान में रखते हुए उसके तटबंध को और कैसे मजबूत और बेहतर बनाना है, इसके लिए विशेषज्ञों की टीम बनाने का निर्णय जल संसाधन विभाग ने ले लिया है। और हमारे मंत्रिमंडल ने भी इसको मंजूरी दे दी है। अब वो टीम आकर के अगले साल मार्च तक इसके बारे में अंतिम रूप से प्रतिवेदन बता देंगे। और उस प्रतिवेदन के आधार पर जो कमला नदी के जो तटबंध है, पूरा उन सबों के जीर्णोद्धार के लिए तो काम हो ही रहा। उसके लिए 88 करोड़ रुपया हम लोगों ने आवंटित कर दिया। लेकिन उसके बाद उसके बांध को और बेहतर बनाने के लिए जो भी विशेषज्ञों के हिसाब से जरूरी होगा, उस योजना को भी मंजूरी दी जाएगी, ताकि कभी उसके चलते लोगों को परेशानी न हो। तो हम लोगों की तो इच्छा ही है कि लोग कष्ट में नहीं रहे, लोगों के कष्ट को कम करने की कोशिश करें। ये तो धरती पर कोई दावा ही नहीं कर सकता कि सबके कष्ट को खत्म कर देंगे। भाई ये सब कुदरत की चीज है। अपनी तरफ से कोशिश करिए कि कष्ट को कम से कम करें। लेकिन अगर कुदरत के प्रति मन से लगाव होगा, नेचर के प्रति, प्रकृति के प्रति मन से अगर लगाव होगा, तो आप सोचिएगा। और ये जो जलवायु का परिवर्तन आ रहा और जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, वो सबसे मुक्ति मिलेगी। तो हम लोगों की कोशिश होगी कि लोगों के कष्ट को कम से कम करें, लोगों का जीवन बेहतर हो। इसके लिए तो और जो कुछ भी प्रयास हम लोगों ने विकास का किया है, चाहे वो सड़क का क्षेत्र हो, चाहे समाज कल्याण का हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सब क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया है। और समाज में जो हाशिए पर है, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने काम किया। आज जरा यहाँ पर देख लीजिए, जो हमारे बहनों की संख्या है इस मीटिंग में, अब कितनी जागृति आ गई है महिलाओं में कि आज मीटिंग में है। और हम जितना देख रहे हैं, हमको लग रहा है कि 50% से भी ज्यादा इस कार्यक्रम में बहनें हैं, महिलाएं उपस्थित है। ये मामूली बात नहीं। अब कितनी जागृति आ गई। आज चुनाव में भी वोट पड़ता है, तो हम लोग अपील करके गए थे कि सब लोग पहले वोट डालिएगा, अब पहले वोट दे दीजिएगा, तब घर में खाना बनाइएगा और खाइएगा। तो किस तरह से आप लोगों ने मेरी बात सुनी। और पूरे बिहार में वोट डालने में महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा रहा। तो नारी उत्थान के लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं, 50% का आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में, जीविका समूह बनाया, 1 करोड़ परिवार की महिलाएं जुड़ चुकी है। हमको और परिवार को जोड़ना। और जो जागृति आ रही है, समाज सुधार के लिए जो काम किया, शराबबंदी लागू किया, यही जीविका की दीदियां हैं, बहनें हैं। 9 जुलाई 2015 को पटना के कार्यक्रम में मांग किया, हमने कहा लागू करेंगे, लागू कर दिया। बाल विवाह दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान, समाज में जागृति लाने के लिए सब में महिलाओं की भूमिका।
तो सब लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना, और जो कुछ भी अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, सबके कल्याण के लिए हम लोग काम करते हैं। तो हम लोगों का मकसद है बिहार आगे बढ़े, और उसके लिए हम सब लोग प्रयासरत हैं। और एक बात हम आपको और बता दें कि भाई जो बिहार में आबादी का दर जितना है, ये दुनिया में इतना ज्यादा आबादी का दर कहीं नहीं है। और जब हम लोगों को काम मिला था तो उस समय प्रजनन दर 4.2% था। अब घटते घटते तो 3.3 पर आया है। इसको और घटाना, और वो कैसे घटेगा? महिलाओं के शिक्षा से घटेगा। जब हमने देखा कि भाई हमारे यहाँ इतना प्रजनन दर है, लेकिन जब देश में भी अगर पति पत्नी में पति मैट्रिक पास है तो देश का प्रजनन दर भी औसत 2 था, और बिहार में भी पति पत्नी में पत्नी अगर मैट्रिक पास है तो बिहार का भी प्रजनन दर 2 था। तो ये मेरे लिए यूरेका की भावना आई। हमने कहा इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, और तभी हमने तय किया कि हर एक ग्राम पंचायत में हम उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित कर देंगे, ताकि हमारे घर की, समाज की सब लड़की मैट्रिक ही नहीं 12वीं कक्षा तक, इंटर तक पास कर जाए, तो अपने आप प्रजनन दर घटेगा। तो एक एक काम हो रहा। तो ये सब काम आप लोगों ने मौका दिया, काम करते, और सेवा ही करना मेरा धर्म है। तो हम तो ये करते रहेंगे। यहाँ आए, आपने हम लोगों का साथ दिया, और जो आपके बीच में हमने कहा, हम यहाँ पर आ गए, देख लिया, और सब चीज के बारे में आपको हम कहे हैं। और इसके अलावे भी जो भी विकास के लिए जरूरी चीज होगी उसको भी पूरा करने में हम पीछे नहीं रहेंगे। यही आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। और आप सबको पुनः आप सबकी उपस्थिति के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और एक अपील अंत में मैं जरूर करूंगा, और वह अपील है कि समाज में प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल रहना चाहिए। एक दूसरे के प्रति इज्जत का भाव होना चाहिए, और पर्यावरण के प्रति, प्रकृति के प्रति भी जागरूकता आनी चाहिए। और जो जल जीवन हरियाली अभियान चलेगा उसमें पूरा साथ दीजिएगा, और उसके प्रति अपनी भावना को जोड़िएगा। यही हमारा आग्रह है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके बीच उपस्थित होने का